अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। शाम में क्या हुआ, कौन सी कुव्वतें इसके पीछे कार फरमा थी और किसकी फतह है किसकी शिकस्त है, फतह है भी या शिकस्त है भी नहीं, ये क्या वो माजी की जो सलीबी जंगें हैं उनकी एक तोसी है, क्या ये नज़रियाती कॉन्फ्लिक्ट है, क्या इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का झगड़ा है, कमज़ोर और ताकतवर का है, प्रॉक्सी वॉर्स हैं, और ये एक कॉल्ड्रन की शक्ल अख्तियार कर गया, एक बाकायदा एक वोल्केनो आप कह सकते हैं जिसके ऊपर ये खिता मशरक़ वुस्ता और उसके कुर्ब जवार के ममालिक बैठे हैं, जो किसी वक्त भी ये वोल्केनो इरप्ट हो सकता है और उसकी आग में सब के सब झुलस सकते हैं। इसका हमने दिफा कैसे करना है, हमने इसको एनालाइज कैसे करना है। पहले तो समझना है कि हमारे हालात जो बाज़ औक़ात हमारे कुछ रज़ियाकार से ममासलत की सूरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, कोई आइडेंटिकल हैं या नहीं है या किसी तौर भी, तो आज हम इन सारे मौज़ूआत पर, इससे मिले जुले मौज़ूआत पर बात करने के लिए दावत दिया हमने जनाब नज़ीर हुसैन, साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा अमूर। जनाब नज़ीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर साहब हुआ क्या शाम में, इसका पस मंज़र भी आ जाएगा और बाद में फिर ये एक एक करके यही सवाल जो है मियां साहब जनाब। बहुत खौफनाक हुआ है जो भी हुआ है। ठीक है, ये आपको याद है कि एक कोई 3 दहाइयाँ पहले एक किताब लिखी गई थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। जी जी जी, हंटिंगटन इस तरह करके नाम तो हंटिंगटन, हाँ जी हंटिंगटन, प्रोफेसर हंटिंगटन ने किताब लिखी थी जी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर, और उसके जो थीसिस था वो ये था कि जो ग्लोबल लेवल पे डिस्प्यूट्स हैं वो बेसिकली सिविलाइजेशंस के अंदर क्लैश है। ठीक है, उस वक्त जो जो सियासी लीडर्स थे इंक्लूडिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बाद में असैसिनेट हुई बेनज़ीर भुट्टो, इस लेवल के लोगों ने कोशिश की कि इसको दबा दिया जाए और ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है या एक नैरेटिव ना बन जाए, इसको बैक बर्नर पे डाल दिया जाए ताकि नैरेटिव ना बन पाए। ठीक है, और खुदा न खास्ता ये इस तरफ ना चला जाए जो कि कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त भी शुरू था और आज भी शुरू है और आइंदा भी शायद चलता रहेगा। तो बुनियादी तौर के ऊपर आपका जो सवाल का जवाब बिल्कुल ब्लंट ये है कि दिस इज अ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, ठीक है, इन द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। और इसका जो कोर इशू है वो है लैंड ग्रैबिंग, बेसिकली रिकॉलोनाइजेशन है। अब कॉलोनाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अबॉलिश हो गई, तकरीबन खत्म थी, अबॉलिश हो गई, हाँ, अमलन भी नहीं दिखाई दी। अब वो एक और नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें कॉलोनाइजेशन किसी और कॉन्टेक्स्ट में आएगी, किसी और शेप में आएगी। दुनिया में कभी भी कोई भी डेवलपमेंट जो है वो एग्जैक्टली वही नहीं, डुप्लीकेट नहीं होती, वो ठीक है आती ज़रूर है लेकिन वो किसी और शेप में आती है। इन एसेंस वही चीज़ है। अब जो फ़लस्तीन पे ज्यूज़ का जो कब्ज़ा था उसको भी वो सेटलर्स कॉलोनियलिज्म कहते हैं, सेटलर्स कॉलोनियलिज्म। ठीक है, कि सेटलर्स यूरोप से आए, ठीक है, रशिया से आए और आके वो वहाँ आबाद हुए और वहाँ जो पहले कौम बैठी थी जो नेटिव्स थे जो वहाँ के और जो पैलेस्टीनियन थे, ठीक है, सीधी सी बात है, जो फ़लस्तीनी थे जो हज़ारों साल से वहाँ बैठे हुए थे, 100 से नहीं हज़ारों साल से उनको उन्होंने कॉलोनाइज किया। और कॉलोनाइज करने के बाद अब आप देखें 100 साल हो गया, 1948 से लेकर आप 24 तक हम पहुँच गए, 2024 तक। आज क्या हुआ है कि वो जो ज्यूज़ हैं, वो जो कॉलोनाइजर्स थे, जो सेटलर्स थे, वो कॉलोनाइजर बन गए हैं। उन्होंने ग्रेजुअली अपने पंजे जो है वो गाड़े, फिर वो एक्सपेंड करना शुरू हुए, करते करते अब वो आपके सामने पिछले 1 साल से भी ऊपर हो गया जो गज़ा का हाल हुआ आपके सामने है। अब जो वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं वो भी दुनिया के सामने है। गोलान हाइट्स का भी थोड़ा सा आगे निकला है वो। अब तीसरा जो फेज है उनका, अब उनको मौका मिला कि सीरिया में एक पॉलिटिकल क्राइसिस आया,
उस क्राइसिस का फायदा उठाते हुए उन्होंने कई हजार स्क्वायर किलोमीटर जी जमीन पे कब्जा कर लिया। अच्छा नज़ीर साहब, साथ साथ ये सवाल ले लें, टेरिटोरियल एक्सपेंशन आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये पहला ही एक मिसाल है टेरिटोरियल एक्सपेंशन। देखें एग्जैक्टली, और है कोई टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन बल्कि मैं कहूँगा, इसलिए मैंने तो वो मैं पहले एक मिसाल है। दूसरा ये इज इट आउट ऑफ सम फियर, ये उनके अंदर एक फियर है कि हम कहीं मारे ना जाएं। सर देखें, ये बहाना है। अच्छा बहाना है, ये एक्सक्यूज है। ठीक है, आपको याद, अगर आप हिस्ट्री पढ़े कॉलोनाइजेशन की, उसमें भी कोई ना कोई बहाना करके वो जो कॉलोनाइजर्स थे, वो ये चाहे वो ब्रिटिश कॉलोनाइजर थे, ठीक है, या वो डच कॉलोनाइजर थे, फ्रेंच भी, उन्होंने यही कहा कि हमारी ट्रेड रूट्स को खतरा है, हमारी ट्रेडिंग ऑफिस जो पोस्ट है उनको खतरा है। अब उनको खतरे को एड्रेस करने के लिए उन्होंने ग्रेजुअली अपनी आर्मीज बनाना शुरू की, लोकल आर्मीज बनाना शुरू की। फिर उन्होंने अपनी बाकायदा पोस्ट बना दी। फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने सी लेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो पीछे स्पॉन्सरिंग स्टेट्स थी, या ब्रिटेन था या डच लैंड थी, हॉलैंड जिसे कहते हैं, या बेल्जियम था फॉर दैट मैटर, ठीक है, या जापानीज थे, वो जो गवर्नमेंट्स थी वो भी आके शामिल हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनाइजेशन हो गई। अब एक सदी गुजर गई, उस कॉलोनाइजेशन के बाद तकरीबन एक सदी होने को है। अब एक नया फॉर्म में कॉलोनाइजेशन आ रही है। अब आप एक और चीज़ देखें सर, एक बहुत और भी खतरनाक ट्रेंड, फॉलो द सूट, कोई और लोग भी आएंगे फिर इस मैदान में। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका, मैं ट्रेंड ही कह रहा हूँ कि ट्रेंड बन गया, हो चुका है। अच्छा, देखें इजराइल और खौफनाक बात कर गए। इजराइल ने पहले सेटलर के तौर पे आए, फिर उन्होंने कब्जा किया वेस्ट बैंक के ऊपर, मोरलेस हो चुका है, इसी तरह गाजा के ऊपर हो चुका है। ठीक है, 67 के बाद जो भी टेरिटरी थी फ़लस्तीन को, जो यूएन ने मांगी थी, उन्होंने ग्रेजुअली उसके ऊपर निबल करना शुरू कर दिया। ठीक है, कुतरना शुरू कर दिया। सर कुतरा जाता है, हाँ, ओवरनाइट कोई बड़ी कॉन्क्वेस्ट नहीं होती। एक नंबर 1 आपके सामने रशिया है। रशिया ने एक सॉवरेन स्टेट को, हम उसकी मेरिट में नहीं जा रहे, ठीक है, हम डी मेरिट पे नहीं जा रहे, हम देख रहे हैं व्हाट हैज हैपेंड, हम उसके वजूहात पे नहीं जा रहे। आप कह रहे हैं कि क्या हुआ, क्या वहाँ वजूहात रशिया की अपनी होंगी, किसी और की अपनी है, इसकी अमेरिका, टर्की, इसराइल की अपनी होंगी, ठीक है, होंगी। उन्होंने आपके सामने एक सॉवरेन स्टेट के ऊपर 20-25% जमीन पे कब्जा कर लिया है। जी, यू आर टॉकिंग अबाउट यूक्रेन। आई एम टॉकिंग ऑफ यूक्रेन। ठीक है, बहाना यही था कि जी वो तो हमारे भाई थे, वो हमारी जुबान बोलते थे, हमारे बंदे थे, हमारे बंदे, ये ना वो देवर पार्ट आवर नेशन। ठीक, बहाना किया ना, जबकि सॉवरेन स्टेट है, जबकि यूनाइटेड नेशन की मेंबर है, उसके बाकायदा बॉर्डर डिलिमिटेड है, हो चुके हैं, ठीक है, सारा कुछ हो चुका है। अब देयर इज नो रीजन, देयर इज नो क्वेश्चन कि आप किसी भी बहाने से वो टेरिटरी पे कब्जा कर लें। ये वही लैंड ग्रैबिंग है जो इजराइल ने की। तीसरा, मोदी ने क्या किया? मोदी ने जो कश्मीर का स्टेटस, ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये डी ज्योर उनका इलाका नहीं था, ना है आज। अब उसने डीजीओर की कोशिश भी कर ली और उन्होंने डी फैक्टो कब्जा कर लिया। वो तो पहले था ना, था। अब उन्होंने डी ज्योरे भी करने की कोशिश की है। ये और बात है, ये और बात है कि पाकिस्तान नहीं मान रहा, या लेकिन उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके मोहर लगा दी, या ठीक है, वो इंटरनल है उनकी अरेंजमेंट, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और यूनाइटेड नेशंस नहीं माना, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं मानी। लेकिन डी फैक्टो था। अब उन्होंने एक स्टेप और आगे चले गया। जो मैं अर्ज कर रहा था वो ये था कि एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि जो पावरफुल है या जिसको मौका मिलता है वो दूसरे की टेरिटरी को किसी न किसी बात ओवररन कर सकता है, और आपके सामने बल्कि कैप्चर कर सकता है। आपके सामने पिछले दो दहाइयों या 3 दहाइयों से ये 3 प्रेसिडेंट आपके सामने सेट हो गए हैं। अब कल कुछ और भी हो सकता है। नियर या फार फ्यूचर सिनेरियो क्या है? ये तो बड़ा डूम्सडे सिनेरियो बन रहा है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि पहले ये इजराइल फलस्तीन की हद तक लैंड को ग्रैब कर रहा था। ठीक है, अब उन्होंने दूसरा फेज, तो सीरिया में भी वो, अब उन्होंने सीरिया एंड लेबनान, perhaps दोनों लेबनान में भी लैंड ग्रैब कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। फिर ओवर एंड अबव
फिर उन्होंने सीरिया की जो आर्म फोर्सेस थी उनको डिसेबल कर दिया, उनके जो नेवल एसेट्स थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया, एयरफोर्स भी कर दी, शायद एयरफोर्स भी डिस्ट्रॉय कर दिया, मिलिट्री कमांड डिस्ट्रॉय कर दी, यहाँ तक कि जो रैकेट्स थे वो भी तबाह कर दिए। उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री थी मियां साहब वो भी दैट हैज बीन डेसिमेटेड। अब कितना खौफनाक, इससे भी खौफनाक एक और चीज़ है, हम इसको स्कैंडलाइज नहीं कर रहे, बट आई थिंक वी मस्ट हाईलाइट के अहमियत क्या है उसकी। अब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, ठीक है, रशिया की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, चाइना की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, ठीक है। अब जब एक सॉवरेन स्टेट को डे लाइट नहीं, रेजिस्टेंस तो होता है, फिजिकल रेजिस्टेंस यू मीन सर, कंडेमनेशन नहीं आई, बल्कि इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ, इसी को योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस तो यही है ना सर। नोबडी हैज गॉन टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेइंग कि दिस इज इलीगल। अच्छा, एक खबर तो सुनी थी कि सिक्योरिटी काउंसिल इज बीइंग कन्वीन्ड, वो तो फिर वो भी रुक गई शायद। सर देखें, कन्वीन का होना, देखें जो 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 उसकी जो उसकी अहमियत है ना, जो उसका काम है करने वाला, वो तो हुआ ही नहीं, उसको एहसास नहीं किया गया। हाँ, नहीं किया गया कि एक कंट्री ने दूसरे कंट्री की बगैर किसी वजह से, सीरिया वाज नॉट इन वॉर विद पैलेस्टाइन, विद इजराइल, नो, at this point in time, at this point in time, माजी में 67 में थोड़ा बहुत, वो तो हम आप दो सदियां पीछे तो नहीं, नहीं वो नहीं जा सकते। इस वक्त there was कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था उनका सर, इस वक्त there was no war situation between Israel and Syria। अब उन्होंने unannounced, unprovoked तरीके से मोर और लेस उन्होंने सीरिया को डिजाम कर दिया। अच्छा, ये सीरिया में जो हुआ है, ये तो आप क्या ख्याल है, ये तो प्रेसिपिटेट हो गया बाया ना सर? मैं नीचे तो चल रहा होगा ये। मैं पहले ये इसको कंक्लूड कर दूं कि ये एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। ठीक है, वो ट्रेंड जो सॉवरेन कॉन्सेप्ट है स्टेट्स का, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब मल्टीपोलैरिटी इमर्ज कर रही है। अब जब मल्टीपोलैरिटी इमर्ज कर रही है तो फिर अगर उसके तहत ग्लोब जो है वो डिवाइड हो जाता है मल्टीपल यूनिट्स के अंदर, ठीक है, कि ये वेस्ट का इन्फ्लुएंस एरिया है जिसमें इजराइल कर रहा है, ये रशिया का इन्फ्लुएंस एरिया है जिसमें रशिया कर रहा है, और ये एशिया में इंडिया कर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये, मेरा जो कहना जो मैं चाह रहा हूँ वो ये है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कोलैप्स हो रहा है, वर्ल्ड बाल्कनाइजेशन एट द वर्ल्ड लेवल। वो जो अर्ली साइंस नहीं है, एडवांस्ड साइंस हैं उस चीज़ के। अब पाकिस्तान को भी, वो मुल्क जो इस भरोसे पे बैठे हुए थे कि उनके एग्रीमेंट्स हैं या उनके पास बेसिस हैं और कंट्रीज के जिन्होंने उनको गारंटी दी हुई है। सर, यूक्रेन के पास भी गारंटी थी वेस्ट की, ठीक है, ईयू की गारंटी थी, ईयू की थी, नेटो की गारंटी थी, और वेपन्स भी दिए जा रहे थे, दिए जा रहे हैं कुछ आपके सामने। सर, एट द एंड ऑफ द डे कि फायदा कुछ नहीं हुआ। दे हैव लॉस्ट मोर देन 25% ऑफ देयर टेरिटरी। अब जो मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ वो ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब ऐसा ना हो कि कल जो हमारे गल्फ के कंट्रीज हैं इनको भी नुकसान हो। वजह कि देखें इनके पास कौन बैठा हुआ है, जो इनके पैट्रोनेज जिनका इनको पैट्रोनेज हासिल है, वो तो अमेरिका ही है। अगर कल वो इंटरवीन नहीं करते, जैसे जिसका चांस है कि नहीं, जैसे कि सीरिया में रशिया ने इंटरवीन नहीं किया, ईरान ने नहीं किया, और यहाँ भी नहीं करेगा कोई, और टर्की ने भी नहीं किया, यूएन ने भी नहीं किया, चाइना ने भी नहीं किया। दे हैव लेट द सीरियन सॉवरेनिटी टू बी वायलेटेड, और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, जो एसेट्स थे, वो तबाह हो गए। ठीक है, जो मैं हाईलाइट करना ये चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड एक इमर्ज हो रहा है, दिस इज टू बी स्टॉप्ड। अगर दुनिया में ऑर्डर रखना है और जो इस वक्त स्टेटस को यूनाइटेड नेशंस की वजह से कायम है उसको रखना है। मेरा ख्याल है सीरिया का एपिसोड किए इसलिए गया कि वो गल्फ वालों को भी कान खड़े हो जाएंगे, भाई जी थोड़ी बारी भी, या कम से कम इंसान बन के रहे। सर, आप एक, मेरा ख्याल ये मैसेज दिया गया। सर, आप इस जो मैंने अर्ज किया, आप इसको एक और तरह करें। अगर कल कुछ होता है तो हु इज गोइंग टू डिफेंड द गल्फ स्टेट्स? नोबडी। ठीक है। अब वही जो लोग हैं, यू नो व्हाट वुड हैपन,
दे विल यूज कोर्शन मे बी नॉट फिजिकल, है ना, लेकिन डिप्लोमेटिक प्रेशर, सिक्योरिटी का प्रेशर, टेररिज्म ले आएंगे। अब द सेम जेंटलमैन, वो जो जोलानी नाम उनका वैसे असल और है, जोलानी एंड जिलानी दोनों में वो कंफ्यूज नहीं कर रहे, अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज फ्रॉम गोलान हाइट्स, सो गोलान से जोलानी बनाते हैं। अच्छा, सो वट एवर द नेम इज, द क्वेश्चन इज नाउ इज ही वाज हेड ऑफ एन आउटफिट ऑफ ISIS, नहीं उसे भी अलकायदा पहले अलकायदा था जी, पहले अलकायदा, फिर दरमियान में आईसिस कहते हैं उसको, आईसिस हो गया, वो भी आ गए, अब नाउ THS हो गया। अब ये जो सूरत हाल है उसके लाइफ के ऊपर $10 मिलियन का प्राइस था। अब वो जो सिचुएशन थी वो कहाँ गई, ओवरनाइट एवेपोरेट हो गई। ही इज नाउ अ जेंटलमैन एंड अ हीरो एंड ही मेक्स एन अनाउंसमेंट कि हम जिसे कहते हैं भाई हैं। नहीं तो वो अचानक उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी बन गई। इसका मकसद पता क्या हुआ, कि देयर वाज समथिंग एल्स बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे थिंग्स वर ब्रूइंग अप। अब हमें वो एक शक्ल में नजर आ रही है, थिंग्स वर डिफरेंट, कि कोई उनका पैटर्न था, किसी की उनको पैटर्न हासिल थी, एक कामोफ्लेज था, एक कवर दिया हुआ था कि ये हमारे एडवर्सरीज हैं, ये टेररिस्ट हैं, जबकि उन्हीं टेररिस्ट को इस्तेमाल करके आपने एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को डिसलॉज किया और इनको इंस्टॉल कर दिया, आपको डिसलॉज किया। और जो प्रेसिडेंट थे उनको भागना पड़ा। अब दे हैव टेकन ओवर, उनकी मौजूदगी में अनदर कंट्री कम्स इन एंड टेक्स ओवर एंड अनदर कम्स एंड डिस्ट्रॉय द होल डिफेंस एसेट्स। क्या मकसद है इसका? तो अब है क्या फिर आगे सिनेरियो बन गया रहा? अब मैं ये जस्ट मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कल वो जो रखवाले हैं वही क्या कहते हैं चोर डाकू बन जाए। ये वही लुटेरे बन जाए। ये वही हुआ कि जो रखवाले थे सीरिया के सो कॉल कि हम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट अमेरिकन हेजेमनी, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट XYZ, जब पता चला कि अंदर से तो कुछ और ही निकले, अंदर तो वो उन्हीं के निकले या एटलीस्ट प्रूव ये हुआ है जैसे भी हुआ है कि वो उनके एडवर्सरीज नहीं है, कम नहीं है ये तो साबित हो गया ना। यही मैं जो जस्ट मैं ये कर रहा हूँ कि इसका मतलब है कि जो लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, वो होती हैं और इस लेवल तक होती है, यहाँ तक होती है। अच्छा। अब वो कंट्रीज नहीं तो जो कंट्री जद में है वो कॉन्स्पिरेसी फोर्स ही नहीं कर सकती सर। कांट स्मेल इट बिफोर एंड। होता क्या है सर, होता ये है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप हेल्पलेस हो जाते हो। इन्होंने सीरिया को हेल्पलेस कर दिया। कुछ एरियाज थे जो अमेरिकन के इन्फ्लुएंस में थे, कुछ कर्डिश एरियाज थे जो कि टर्की के इन्फ्लुएंस में थे, कुछ एरिया कुर्द और तुर्की की तो आपस में मुखालफत है सर। ये वो एक अलग चीज़ है। अब मैं अगर आप कहेंगे तो मैं वो उसका भी क्लैरिफाई कर दूंगा। अब कुछ एरिया जो थे वो रशियन सपोर्ट कर रहे थे उनको और प्रोटेक्ट कर रहे थे, कुछ ईरान के भी थे और ईरान और मिलके प्रेसिडेंट मिलके हाफिज असद जो थे, बशार अल असद, ये मिलके सीरिया को एज एन एंटिटी, एज अ सॉवरेन कंट्री चला रहे थे, रन कर रहे थे। ठीक है। जबकि पॉकेट्स, बड़ी पॉकेट्स थी जहां पर एलियन इन्फ्लुएंस था। ठीक है। अब वो जो एलियन इन्फ्लुएंस होल्डर्स थे वही आके काबिज हो गए, यानी कन्फ्लिक्टिंग इन्फ्लुएंस था ना वो उस वक्त था। अब नहीं है, अब कॉमनैलिटी हो गई। अब जितने लोग हैं वो सब कॉमनैलिटी है। एग्जैक्टली, कॉमनैलिटी होगी। अब इसका मकसद यहाँ इन्फ्लुएंस किसका चल रहा है? अमेरिका का। अलाउ मी टू कंप्लीट दिस वन। जो देयर इज alarm bell is ringing for those countries who depend on others for their security, and Pakistan is included in it. मैं रीजन की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से हमारी अपनी आर्म फोर्सेस हैं और हमारा अपना न्यूक्लियर, हमारे अपने एसेट्स हैं, हमारे अपने एसेट्स हैं। ठीक है। हमारा अपना सिस्टम है। इस वक्त पाकिस्तान के अलावा या ईरान टू सम एक्सटेंट कोई कंट्री भी इस रीजन में नहीं है जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है। सेंट्रल एशिया में रशियन इन्फ्लुएंस है, जी बिल्कुल है। गल्फ में अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, उनके पैटर्नेज दी हुई है, उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दी हुई है। जो मैं इशारा कर रहा हूँ, बड़ा ओपनली सजेस्ट कर रहा हूँ कि दिस इज द टाइम फॉर देम आल्सो टू लुक इनटू दिस अगेन, रियलाइज ऐसा ना हो जो सीरिया के साथ हुआ वो उनके साथ, आपके साथ। अच्छा, हम जा रहे हैं जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं।
जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर हुसैन, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अमूर। नज़ीर साहब, अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये जो वल्नरेबिलिटी ज़ाहिर हो रही है मिडल ईस्ट की, ख़ास तौर पे सऊदी अरब हुआ या सराउंडिंग रीजन जो है, तो इनका भी तो वही जो आप बात कर रहे हैं, इन्हिसार अपने दिफा के लिए दूसरों पर है। तो ऐसी सूरत में इनके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? कोई सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर लें खित्ते में, पाकिस्तान की तरफ देखें? क्या एक दो अटैम्प्ट हुई भी थी माजी में? देखें जनाब, एक और डेवलपमेंट जो अंडरवे जैसे कहते हैं है, जो हो रही है कि जो यूनिपोलर सिचुएशन थी जी जी जी, वो अब चैलेंज भी हो रही है जी, और वो ग्रेजुअली मेल्ट डाउन भी हो रही है। हाँ जी, यू नो एक प्रोसेस शुरू हो गया मेल्ट डाउन का। अब इट विल टेक अनदर मे बी 2 decades और 3 decades, जब तक कि मल्टीपोलैरिटी अपनी इतनी इमर्ज हो के आ जाए, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ सामने आए कि वो यूनिपोलर जो ताकत है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। नंबर 1। नंबर 2, अब जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, वो जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यूनिपोलर के कॉन्टेक्स्ट में बनी हुई थी, हाँ, अब उनको रिव्यू करने का टाइम आ गया है। हाँ, अब ये ओवरनाइट अगर ना आज दे आर नो मोर डिपेंडेबल, आज चलिए आपने कह दिया, आज अगर आप उसको रिव्यू नहीं करोगे, दिस कैन नॉट बी डन ओवरनाइट। ठीक है, इट इज फेज वाइज होगा, फेज वाइज, लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड डेवलप होनी है, जो हो रही है, तो फिर जो कंट्रीज इस वक्त डिपेंडेंट हैं बियॉन्ड लिमिट उन फोर्सेस पे, उन एक्टर्स के साथ जो यूनिपोलर के हिस्सा हैं, तो मेरे ख्याल में दिस इज द टाइम फॉर देम टू रिकंसीडर। अच्छा, आई बेग योर पार्डन फॉर इंटरवेंशन। मतलब मल्टीपोलर जब आप कहते हैं तो उसमें लेट अस बी स्पेसिफिक। मैं अर्ज कर देता हूं, चाइना, रशिया, सर मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कैसे हो? बाकी तो मल्टीपोलर क्या है? बस यही 2-3 मुल्क हैं। मैं क्लैरिफाई करता हूं। हाँ जी, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास जो इस्तेमाल हो रहे हैं कि यूनिपोलर और बाइपोलर। ठीक है, कि एक अमेरिका था, हाँ, अमेरिका लेड ग्रुप, दूसरा ग्रुप जो इमर्ज करेगा दैट वुड बी चाइना। माजी में तो सोवियत था ना वो, तो लेकिन वो तो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अब चाइना एसोसिएटेड जो भी कंट्री होंगे, ठीक है, दे विल, एंड वेयर डज रशिया फॉल? मैं अर्ज करता हूं। अब दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि दैट वुड बी रशिया, इट वुड बी चाइना, और अभी नाम लिया जा रहा है पहले ही इंडिया का। आप कह रहे हैं? नो, इंडिया नहीं, इंडिया तो नहीं है, ईरान इज रशिया। लेकिन ईरान तो स्टीप डिक्लाइन पे नहीं है अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। सर, रशिया, चाइना, ईरान, ये एंड नॉर्थ कोरिया। हाँ, नॉर्थ कोरिया वेस्ट के अंदर एक नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है? सर है इशू अब इशू इकोनॉमी का नहीं रहा, जो पोलैरिटी है ये सिर्फ डिपेंडेंट इकोनॉमिक्स पे नहीं है, दोनों चीज़ों के ऊपर है। अब अगर चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है तो रशिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, ठीक है। चाइना की अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है तो नॉर्थ कोरिया की डिफेंस, तो इंटर कॉम्प्लीमेंटरी होगा फिर इनका। एग्जैक्टली, दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, आपके सामने देखें, आपने मैथमेटिकल किसी तरीके से इसको अमेरिका एक्सप्लेन कर दिया। अब अमेरिका लेड जो यूनिपोलर सिचुएशन है, ठीक है, उसमें अमेरिका की इंटर कॉम्प्लीमेंटरी है सारा, उसके साथ यूरोप है, ठीक है, यूरोप कंट्रीब्यूशंस भी आ जाती है। एग्जैक्टली, तो वो इकोनॉमी कलेक्टिव हो जाती है, हो गया, ठीक है। अब ये ग्रुपिंग होगी, नॉट वन कंट्री लेड पोलराइजेशन नहीं होगी। तो ये फिर जाके बाइपोलर ही लग रहा है फिर भी, या तीन या ट्राइपोलर कह ले। मैं अर्ज कर रहा हूँ मल्टी क्या होगा? अब ये बातें हो रही हैं, 2-3 ब्लॉक्स ही होंगे। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक प्रोफेसर डुगन, DUGIN, रशियन प्रोफेसर हैं, उन्होंने कोई 2-4 हफ्ते पहले एक नया आइडिया पेश किया है कि इंस्टेड के बाद यूनिपोलर या बाइपोलर हो, लेट इट बिकम मल्टीपोलर। ठीक है, एक चाइना एसोसिएटेड, ठीक है, एक रशिया एसोसिएटेड, ठीक, एक अमेरिका एसोसिएटेड, ठीक है, और एक लैटिन अमेरिका एसोसिएटेड। अच्छा, लैटिन अमेरिका, ब्राजील है वहाँ, ब्राजील है, ठीक है, वहाँ पर अर्जेंटीना है, उनका भी क्लाउड है दुनिया में, हो गया, ठीक है। अच्छा, और देखे जो भी फाइनल, एंड वेयर गोज अफ्रीका, जो फाइनल सिचुएशन, अफ्रीका कहाँ जाएगा, जो चीज कंसोलिडेट होगी, दैट विल टेक लिटिल टाइम, ठीक है। इस स्टेज के ऊपर एक प्रोसेस शुरू हो चुका है रिव्यू करने का,
रिकंसिडर करने का और वो ऑप्शंस को वे करने का, रीथिंकिंग का। हम जो बात जो कर रहे थे, एक तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि मल्टीपोलरिटी है, नॉट बाइपोलरिटी नहीं, ठीक है, मल्टीपोलरिटी। गिर्द इसके मैं एक और भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक और सवाल है, मल्टीपोलरिटी जो है वो इक्विलिब्रियम लाएगी दुनिया में, बैलेंस लाएगी किसी हद तक? देखें, नहीं, अगर हम किसी एक ब्लॉक में शामिल हो जाते हैं, मैं अर्ज करता हूं, तो क्या वो तो फिर हम उन पे नहीं डिपेंडेंट हो जाएंगे? सर मैं अर्ज करता हूँ, वो एक और वो सिचुएशन स्लाइटली डिफरेंट है। अब दुनिया चूंकि दो ऑप्शन है, या तो दुनिया फ्रेगमेंटेशन हो जाए, that would lead to like World War I and II, like another World War or something. दूसरा ये है, चूंकि इस वक्त टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कम्युनिकेशन का दौर है, और ग्लोबली जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो एक प्रोहिबिट करते हैं जी फुल स्केल वॉर को, बिल्कुल, इसलिए होगा पीस ही होगा अल्टीमेटली, फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। अब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डोगन, क्यों ना ऐसा हो कि जहां जहां न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके गिर्द ग्रुपिंग हो जाए, ठीक है, बिकॉज दे बिकम द न्यूक्लियर, वो दरमियान में आ जाए, कोर आ जाए, ठीक है। अब ना एक रशिया एसोसिएटेड, अमेरिका एसोसिएटेड, चाइना एसोसिएटेड, तीन तो क्लियर है ना, ठीक है, दिस इज मल्टीपोलरिटी। तीसरी बात ये हो जाएगी, अब विद इन दी ग्रुपिंग वो फिर जो मेंबर स्टेट्स होंगे उनकी अपनी रिलेटिव एडजस्टमेंट्स हो जाती है, रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है वो फिर नेगोशिएट होगी, नेगोशिएट होगी, कुछ ना कुछ हो जाता है। बात डिपेंडेंट की नहीं है, बात अगेन वो भी रूल बेस्ड होगी, ठीक है, वो भी एग्रीमेंट बेस्ड होगी, और बात डिपेंडेंस की नहीं है, ये डिपेंडेंस की नहीं है। अब बात कमिंग बैक टू सीरिया, चूंकि बात इशू हमारा सीरिया के ऊपर है सर, दिस इज लोएस्ट पॉसिबल मोमेंट for the Arab nations to introspect the moment. उसकी वजह कि एक full-fledged sovereign country has been run over by non-state actors. एक neighboring state ने आके उनके सारे जो उनके डिफेंस एसेट्स थे वो ख़त्म कर दिए और उनकी ज़मीन पे कब्जा भी कर लिया, और कल क्या होगा उसका, nobody could say anything. और तीसरी बात जो हमने पहले की, अगर ये और भी आगे बढ़ती है और सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप होती है तो उनके यहाँ जो उनके पैटर्न्स बैठे हैं वो उनको हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। लिहाजा दैट लीड्स टू अनदर क्वेश्चन जो हमने पहले किया कि रीऑर्गेनाइजेशन होगी सिक्योरिटी अरेंजमेंट की, ठीक है, वो पहले डिपेंडेंट थी यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, और जो लोगों के बायलैटरल अरेंजमेंट थे। अब बायलैटरल अरेंजमेंट जो है दे आर नो मोर रिलायबल, ठीक है, आपके सामने है कि जो नॉन एक्टर भी रेलेवेंट है और वो जो स्टेट पैटर्न थे उनके वो भी धोखा दे जाएंगे कल मौका आएगा तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव तो बने वैसे मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ सर, दिस इज द टाइम फॉर दोज कंट्रीज जहाँ पर एक ख़ास किस्म की डिफेंस अरेंजमेंट्स हैं, दे लुक इनटू इट अगेन, दे गो फॉर सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद दोज कंट्रीज which are closer to them in terms of civilizations. In terms of civilizations. ठीक है, आप इसको डिकोड कर लें। मेरा कहने का हमारी सिविलाइजेशन किससे मिलती है वैसे? नहीं, हम इस्लाम की बात कर, मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अच्छा, what I am talking is कि Gulf will have to look into it again and see how they can reassure, how they can reinforce their own defense and security. जिस वक्त जो इस वक्त जो अरेंजमेंट है वो रायबर नहीं है, आपके सामने हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोबारा देख के एक रीअलाइनमेंट दोबारा हो, पार्टनरशिप नहीं बने, वे पाकिस्तान कैन प्ले अ रोल, दिस व्हाट आई एम ठीक है, यानी एक और आप समझते हैं कि एक ग्रुपिंग सी अब बन जाए, इट्स अ टाइम फॉर द टाइम हैज कम। ये माजी में कभी हम सेंटो सीटो ये वो चीजें बनती थी सर, ऐसा जो हम इससे पहले यहाँ आने से पहले बात कर रहे थे, एवरी हिस्ट्री का एविडेंस मौजूद है कि एवरी 40-50 ईयर अ न्यू वेव कम्स, ठीक है, उसको कहते भी हिस्टोरिकल वेव है, कहते भी फोर्स ऑफ नेचर भी है मेरा ख्याल, ये उसको कहते भी हिस्टोरिकल वेव है। अब 40-50 ईयर्स के बाद एक नई वेव आती है, नाउ दिस इज अ न्यू एरा, जिसमें वो जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस थे, वो जो एस्टैब्लिश्ड अरेंजमेंट्स थे, दे आर अंडर क्वेश्चन, दे आर नाउ
मेरे ख्याल में इफेक्टिव नहीं है। दे हैव टू कंसिडर समथिंग एल्स, जिसका मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी पार्टनरशिप ये डिफेंस के लिए। अच्छा, एक हमारे यहाँ एक बड़ा इमेच्योर एक बाकायदा लॉट है जो बाकायदा यूट्यूब पे टिकटॉक पे शुरू हुई है कि जी पाकिस्तान के लिए इसमें बड़ा लेसन है और पाकिस्तान के साथ उसको आइडेंटिकल हालात बनाने की कोशिश। देखें, दिस इज अ प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान और सीरिया में कोई मुमासलत नहीं है। पाकिस्तान और यमन या इराक या इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में जो भी कुछ हो रहा है पिछले 1 साल से, कोई मुमासलत नहीं है। यहाँ पर भी वो लोग प्लांटेड हैं जिस तरह सीरिया में प्लांटेड ऑर्गेनाइजेशंस थी, नॉन स्टेट एक्टर्स थे, जिन्होंने आखिर में आके वही किया जो उनको कहा गया कि वो ये करें। हमारे यहाँ ऐसे लोग हमारे यहाँ भी मौजूद हैं। अच्छा, ये लेकिन वो तो कहते हैं हम स्टेट एक्टर हैं, नॉन स्टेट। मैं आपको बताऊं सर, एक प्रोग्राम में हमने ये भी बातें की थी कि जो स्टेट चूँकि प्रीडेटर है, वो स्टेट्स वो कोशिश करेंगी कि आपको इन्फ्लुएंस करें बाय नैरेटिव, बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, बाय मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे IMF हो या कुछ और हो। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करें। ये सारे उसके टूल्स हैं। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को, अपनी सिक्योरिटी को रीइंफोर्स कैसे करते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हो। तो ये जो आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, दिस इज प्योर प्रोपेगेंडा। दिस इज एन एफर्ट टू जस्ट कल्टिवेट पैसिव होना, है ना, और ना उम्मीदी, मतलब पेसिमिज्म क्या है ना, पेसिमिज्म एग्जैक्टली। और ना उम्मीदी। और एक फ्रेज है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, एक होता है डिक्लाइन। हाँ, एक डेक्लिनिज्म का मतलब यह है कि हम वी सफर फ्रॉम दिस फियर कि हम डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है, जबकि हम डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं। सॉर्ट ऑफ सेल्फ पिटी वाली सिचुएशन। वो जो डेक्लिनिज्म है, वो एक किस्म का साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो यहाँ पे बाकायदा विलफुली प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ पर बाकायदा कल्टीवेट किया जा रहा है। एक स्टेज के ऊपर अमेरिका के भी ये था कि अमेरिका कमजोर हो रहा है, अमेरिका अपनी पोजीशन नीचे जा रहा है जी। इसके ऊपर उन्होंने फिर जो उनके स्कॉलर्स थे उन्होंने कहा नो, वी सफर फ्रॉम ए सेंस ऑफ डिक्लाइन। अब हमें बजाय ग्राउंड पे कुछ करने के हमें इस फीलिंग को एड्रेस करना होगा। आपके यहाँ भी ये जो फीलिंग है कि पैसिव होना, कि आप डिक्लाइन कर रहे हो, आप अंडर थ्रेट हो, आप बहुत कुछ हो, सबसे पहले आप इसको एड्रेस करें। ठीक है। उसके साथ जब आप इसको एड्रेस करेंगे तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है, ये एक किस्म की नफसियाती बीमारी है, मैं ये कहूँगा। सही है, इस बीमारी से बाहर निकलना चाहिए। और वो जो आपके एडवर्सरीज होते हैं, इंडिया है पदार्थ, हाँ, और जो एक्टर्स हैं वो आपकी पॉपुलेशन के अंदर इस फीलिंग को प्रमोट करते हैं। आपने उसको फाइट करना है, यू हैव टू फाइट बैक, यू हैव टू रोल बैक दिस फीलिंग, ये करनी ज़रूरी है। जो कमिंग बैक टू दिस वन, उसके साथ साथ मुसलमानों के लिए, खासकर ये जो गल्फ के कंट्रीज हैं, इनके लिए टाइम आ गया है कि दे रिकन्सिडर एंड दे गो फॉर सम न्यू अरेंजमेंट, जहाँ पर दे कम क्लोजर टू देयर ब्रेदरन ऑफ इन सिविलाइजेशन। ब्रेदरन इन सिविलाइजेशन और ब्रेदरन इन फेथ जो है वो भी हो सकता है ना। देखें, सिविलाइजेशन तो कॉमनैलिटी है ना। सिविलाइजेशन जो है वो एक उसके एलिमेंट्स एक नहीं है, कई एलिमेंट्स हैं। हाँ, कॉमन रिलीजन एक एलिमेंट सर, कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, कल्चर है, लैंग्वेजेस हैं, फेथ है, और जो वे ऑफ लिविंग है, लाइफस्टाइल, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट लाइफस्टाइल भी। और दूसरी बात वैल्यू सिस्टम्स हैं, अब अगर देखा जाए तो वेस्ट का, अमेरिका का और यूरोप का जो कॉमनैलिटी है वो उनका वैल्यू सिस्टम है। एग्जैक्टली, दे सब्सक्राइब टू डेमोक्रेसी, दे सब्सक्राइब टू लिबरलिज्म, they subscribe to human rights, they subscribe to individual liberty, खासकर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, देखो अमेरिका दो वैल्यूज को बड़ा अहमियत देता है, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, ये दोनों कॉमन है, तो हमारे यहाँ भी ये चीज़ें कुछ कॉमन है। तो टाइम हैज़ कम आई थिंक फॉर दिस रीजन ऑल्सो। मैं लेट मी रिपीट फॉर आवर ऑडियंस के दे शुड फाइंड फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स within the civilization. That would be much safer, it would be much surer,
it will be much convenient and it will be much reliable. सही है। अब चूंकि मल्टीपोलैरिटी आ रही है, यूनिपोलैरिटी ख़त्म हो रही है, एक प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन शुरू हो चुका है। ठीक है। दे शुड नॉट डिपेंड ऑन ओल्ड अरेंजमेंट्स। तो अब सीरिया का क्या नजर आ रहा है आपको, आगे फ्यूचर लैंडस्केप क्या वहाँ दिखाई दे रहा है? किसकी? सीरिया में क्या सिचुएशन? सर सीरिया, और पर्टिकुलरली जो इसराइल के एडवांसेस हैं वहाँ। सर सीरिया फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एज अ सॉवरेन स्टेट इस मोमेंट पॉइंट इन टाइम के ऊपर बॉर्डर जरूर है उसके, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर, उनकी सॉवरेंटी, इट हैज़ बीन वायलेटेड। उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है, उनके एसेट्स तबाह हो रहे हैं, उनके यहाँ जो नॉन स्टेट एक्टर्स ने आके कब्ज़ा किया है वो अभी तक ना हुकूमत बना सके हैं। ठीक है। लाइक तालिबान। हाँ हाँ, जैसे तालिबान भी सही मानों में तालिबान, और वो भी तालिबान है किसी और कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, वो वहाँ के तालिबान है। ठीक है। तो वो भी एक फनेटिक रिलीजियस ग्रुप है, यहाँ भी एक फनेटिक रिलीजियस ग्रुप था। ये भी पिछले 3 साल से दे आर इन स्टेट ऑफ वेटिंग कि इनको लोग मान लें। दे विल आल्सो गो थ्रू दिस वन, बट इन द प्रोसेस वो जो फ़लस्तीन का इशू है सर, इट इज़ गोइंग टू सफ़र मोर, द लोकल रीजनल सिक्योरिटी इज़ गोइंग टू सफ़र। और ये जो गरीब गज़ा के लोग हैं, वेस्ट बैंक के लोग हैं, और अब गोलान हाइट्स के जो लोग हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, ये अभी हम सिक्योरिटी की वो कोऑपरेशन की भी बात कर रहे थे कुछ ममालिक। जैसे अभी मुझे चाइना के डिग्नेटरी मिले चंद दिन पहले, वेरी रिसेंटली जी, तो वो बता रहे थे कि पाकिस्तान ने काफ़ी सफ़र किया एट द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट, तालिबान सपोर्टेड जो है स्पॉन्सर्ड। वो कहते थे कि वी आर नॉट सिटिंग आइडल ऑन दिस सिचुएशन, तो हम हर तरह का इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे, एक जॉइंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी प्लान किया जा रहा है। ऐसा कोई है कोई इस तरह? तो देखें, चाइना का एक प्रोग्राम है, उसको कहते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी। अच्छा, हाँ है, बिल्कुल है। एक तो वो अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान और चाइना बहुत आगे चले गए हैं इन एरिया ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है। CPEC भी है, BRI के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, और फिर डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में पिछले ख्याल में कम से कम 3 दहाइयों से तो जरूर चल रहे हैं, अगर इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो इससे ज़्यादा है, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कॉमनैलिटी भी डेवलप हो गई हैं और एक सिनर्जी भी डेवलप हो गई। सिनर्जी हो गई है, और सिर्फ सिनर्जी नहीं, अरेंजमेंट्स भी हैं। सिनर्जी तो एक साइकोलॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑन ग्राउंड है, अरेंजमेंट ऑन द ग्राउंड है। ठीक है। तो फाउंडेशन ले हो चुकी है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में हमारे जो ऑप्शंस हैं वो बड़े क्लियर हैं। जिस तरह हमने कहा कि गल्फ को अभी ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस क्लियर हैं, मोर और लेस हम एग्री कर चुके हैं। अब द क्वेश्चन इज उनको रीइंफोर्स करना, उनके ऊपर बिल्ड करना और उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, डिपेंडिंग ऑन कि इस वक्त की ज़रूरत क्या है सिक्योरिटी की। हाँ। और पाकिस्तान की अपनी जो स्ट्रेंथ है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन है चाइना के साथ। हम उन पे उस तरह डिपेंडेंट नहीं होंगे जिस तरह गल्फ कंट्रीज डिपेंडेंट है मौजूदा पैटर्न्स के ऊपर। यानी हमारी डिपेंडेंस का वो लेवल नहीं है, बिल्कुल काफी हद तक नहीं, हम कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, हम उनको सपोर्ट करेंगे, वो हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और कॉमन कॉज, ये तो बेस्ट अरेंजमेंट और कॉमन कॉज होगा। ठीक है। कॉमन कॉज क्या है कि ये रीजन पीसफुल हो, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रीली हो, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड और इकॉनमी एक्सपेंड करे और यहाँ के आवाम जो है वो अपने जो उनके पोटेंशियल है जैसा, ठीक है, उनको रियलाइज कर सके। एक एम्बिशन होता है, एम्बिशन कभी आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन उनका जो पोटेंशियल है, फॉर एग्जांपल चाइना का पोटेंशियल है टू ग्रो इनटू नंबर 1, ठीक है, पाकिस्तान का पोटेंशियल है टू ग्रो इनटू अ मिडिल पावर, ठीक है, 360 मिलियन पे जाके आपकी पॉपुलेशन ने पीक करना है। हाँ। ठीक है। लुक एट द साइज ऑफ द कंट्री, डिफेंस पोटेंशियल, रिसोर्सेज, यंग पॉपुलेशन, तो सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं आपको बिकमिंग अ मिडिल पावर। द क्वेश्चन इज ओनली यू एंड आई सेइंग दिस एंड मेकिंग दिस के आप इसको अडॉप्ट करो एज अ मिशन कि आइंदा 30 इयर्स में या 25 इयर्स में बाय द टाइम वी आर 100 ईयर ओल्ड वी वुड बी अ मिडिल पावर।
हाँ, ये हमारा एम होना चाहिए और ये हमारा मिशन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। और ये मिशन हर घर में, हर यूनिवर्सिटी में, हर दफ्तर में, ठीक, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हो कि बाय 100 यहाँ लिखा हो, बाय 100 पाकिस्तान वुड बी अ मिडिल पावर। चले इसी पॉजिटिव नोट पे हम आज का प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग नदीर हुसैन साहब। थैंक यू वेरी मच जनाब। ये प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम को पहुंचा, तो व्हेन वील बी 100 ईयर्स, तो हमारा ये मिशन है आज से उस पर काम शुरू कर दें और लॉक स्टॉक एंड बैरल, यानी दिन रात एक कर दें, तो वी विल इंशाल्लाह बी अ मिडिल पावर ऑन दिस प्लेनेट। तो इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।